यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर मेंटरशिप टेस्ट नंबर यहाँ पर 13 है, 13 नंबर है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो टेस्ट नंबर 12 था, जो जनवरी का यहाँ पर शेड्यूल था उसके हिसाब से 12 नंबर हो चुका था 26 तारीख को, है ना। और यहाँ पर जो अभी यहाँ पर लेटेस्ट टेस्ट हुआ है ये 1 या 2 तारीख को बीच आसपास जो यहाँ पर हुआ था अभी फरवरी में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेपर होगा, राइट। तो भी जो पिछले संडे को जो पेपर हुआ वो पेपर यहाँ पर 13 है। अभी जो नेक्स्ट संडे आएगा उसको आपका टेस्ट नंबर 14 होगा, तो हम लोग 14 देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 13 नंबर टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर देखो टॉपिक जो दे रखा है, इसमें पॉलिटी का 40 क्वेश्चन है ना, साइंस टेक्नोलॉजी का 25, कल्चर का पर करंट अफेयर्स का यहाँ पर 35 क्वेश्चन है। तो टोटल यहाँ पर सब क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर कितना पॉलिटी का ये सब दे रखा है, ठीक है। और आते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें। और यहाँ पर हमने एक बात और कि सुबह भी यूकेटी जो चैनल है अपना, इसमें डिस्कस किया टेस्ट नंबर अपना यूकेटी का ही टेस्ट नंबर 24, या बोल सकते हो फुल लेंथ टेस्ट नंबर दूसरा, फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर दूसरा, फुल लेंथ टेस्ट पहले भी करा चुका हूँ, तो वो भी जाके आप देख सकते हो, कवर कराया मैंने। और कल मैंने बजट के जो एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए बन सकते हैं, करीब 150 प्लस एमसीक्यूज, वो मैंने आपको यहाँ से 50 क्वेश्चन का एक पेपर कराया, मतलब पार्ट कराया हुआ है, और अभी कराऊंगा आगे, ठीक है। उसका पीडीएफ भी मार्केट में या फिर जो हार्ड कॉपी भी मार्केट में अवेलेबल है। आते क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं 1 नंबर से। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 के संबंध में विचार करना है। इसमें शहरों को जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया ताकि यहाँ पर शहरी स्थानीय निकाय जो होते हैं इसके बीच निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित की जा सके और या लक्षित यहाँ पर सुधार किए जा सके। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से इसकी सही है, हाँ ठीक है। दूसरा बोला है स्वच्छ प्रयासों के लिए वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगानगर के रूप में पुरस्कृत किया गया, जबकि यहाँ पर भोपाल छावनी को सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर छावनी बोर्ड के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी क्या होगी, सेकेंड बात आपकी यहाँ से ये भी क्या होगी, करेक्ट होगी। हाँ, ये बात इसकी सेकंड वाली गलत है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि थोड़ा सा डाउट है इसमें, डाउट था मुझे थोड़ा सा। देखो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ये सबसे स्वच्छ जो छावनी है ये सिकंदराबाद छावनी होगी। क्या होगी, सिकंदराबाद छावनी सबसे स्वच्छ छावनी होगी, तो यहाँ पर गलत हो जाएगी बात, है ना। तीसरी बात है, पहला सही दूसरा गलत है। तीसरा, स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन वर्ष 2016 में आवासन और शहरी कार्य जो मंत्रालय है उसके द्वारा प्रतिवर्ष किया जा रहा है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये बात सही है। आंसर ई और 3 इसका करेक्ट है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक के बारे में विचार करना है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित एक यहाँ पर जोखिम आधारित मीट्रिक है जो मोबाइल नंबरों के त्वरित धोखाधड़ी में शामिल होने की संभावना को आधार पर वर्गीकृत करता है। सेकेंड क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट डीयू द्वारा शुरू किया गया एक वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम सूचकांक एक जोखिम आधारित मीट्रिक है जो यहाँ पर मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के माध्यम से उच्च या बहुत उच्च जोखिम को संभावित रूप से वर्गीकृत करता है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, बैंक और वित्तीय संस्थान संदिग्ध लेनदेन को अस्वीकार करने, ग्राहकों को अलर्ट जारी करने और उन पर जोखिम वाले लेनदेन में विलंब करने को लेकर रियल टाइम वित्तीय धोखाधड़ी संकेतक का उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, तो केवल 2 सही है, तो आंसर यहाँ से बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सहकारिता के संबंध में विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। पहली बात, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। यह 5 जुलाई 2025 को मनाया गया था अभी 2025 में, और इसकी थीम थी यहाँ पर सहकारिता एक यहाँ पर बेहद दुनिया का निर्माण करना, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं याद रखना है आपको कि 5 जुलाई को होता है, ये याद रखना है कि यहाँ पर प्रत्येक जो जुलाई का पहले शनिवार को, है ना। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया था और ये वर्ष 2025 में इसकी थीम सहकारिता विश्व बेहतर निर्माण करना, मैंने आपको बात बताई, करेक्ट है। तीसरी बात है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो है आनंद इसमें स्थापित किया गया है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, तीनों करेक्ट है। तीसरे का आंसर 1, 2 एंड 3, डी आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्वी क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बारे में जिला सतत विकास लक्ष्य है एसडीजी, उसमें सूचकांक 23-24 के संबंध में विचार करना है। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों को फ्रंट रनर के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इनमें से कोई भी जिला एस्पिरेंट या अचीवर श्रेणी में शामिल नहीं है। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हुआ, पहली बात चौथे के यहाँ से
करेक्ट है। दूसरी बात है, दूसरा बोले ये सूचकांक नीति आयोग द्वारा, और नीति आयोग यहाँ पर प्रोत्साहित विकास जो मंत्रालय उसके द्वारा विकसित किया गया था। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन 5, भारत यूके व्यापार आर्थिक एवं भागीदार समझौते को लेकर विचार करना है। सेटा सेटा के अंतर्गत भारत को यूके में होने वाले पर अपने लगभग संपूर्ण निर्यात बास्केट पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जबकि यहाँ पर इसके तहत भारत और यूके के आधे से अधिक निर्यात के तत्काल शुल्क मुक्त जो पहुंच प्रदान की सुविधा की गई है। पहली बात यहाँ से 5वें का स्टेटमेंट जो रहेगा क्या होगा, ये पहली बात यहाँ से इसकी जो स्टेटमेंट है ये गलत होगा। देखो इसलिए गलत है क्योंकि जो दूसरी ओर से यहाँ पर भारत ने अपनी 89.5% सीटें टैरिफ लाइन में खोल दी हैं, जो यहाँ पर यूके के 91% सीटों को निर्यात में कवर करेंगी। हालांकि यहाँ पर यूके केवल 24.5% निर्यात को ही यहाँ पर तत्काल भुगतान शुल्क प्राप्त होगा, है ना, तो ये बात गलत होगा। सेकेंड बात है, इस समझौते में डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत यूके में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय पेशेवर को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए यूके के लिए सामाजिक सुरक्षा अनुदान दिया जाएगा। ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आंसर केवल 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के यहाँ पर हालिया समष्टिगत आर्थिक प्रदर्शन के बारे में विचार करना है। पहली बात है, वित्त वर्ष 24-25 में भारत में एफडीआई प्रवाह अंतर प्रवाह बढ़कर 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जो विगत वित्त वर्ष तुलना में 10% से अधिक की वृद्धि दर दर्शाता है। छठे का क्या होगा, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात सही है। दूसरी बात है, भारत का कुल निर्यात वर्ष 2024-25 में 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, जो वर्ष यहाँ पर 23-24 की तुलना में 6% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% थी, जो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक थी, है ना, क्या होगा, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही है। छठे का आंसर क्या हो जाएगा, छठे का आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 डी करेक्ट है। क्वेश्चन 7वां नंबर है, अल्टर मैग्नेट्स को उन पदार्थों के यहाँ पर रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है जो क्या, देखो अल्टर मैग्नेट्स यहाँ पर चुंबकीय पदार्थों का एक यहाँ पर नया वर्ग है, जिसे हाल ही में पता लगाया गया था। ये फेरोमैग्नेट और एंटी फेरोमैग्नेट दोनों के उपयोग को लेकर के गुणों को समायोजित करता है, और फेरोमैग्नेट जो प्रबल बाह्यचुंबक प्रदर्शित करता है, अथवा एंटी फेरोमैग्नेट जिसमें यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के निरस्त कर देते हैं, और इसके विपरीत यहाँ पर अल्टर मैग्नेट्स को यहाँ पर शुद्ध बाह्य चुंबक नहीं दर्शाता है। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 8वां, पश्चिमी घाट में हाल ही में खोजी गई एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका निम्नलिखित में से किसकी स्पीसीज है। 8वां नंबर का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा स्पीसीज किसकी है, ये है लाइकेन की प्रजाति है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आईएनएस निस्तार के संबंध में विचार करना है। आईएनएस निस्तार भारतीय सेना या भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला डाइविंग सपोर्ट बेसल होगा। पहली बात 9वें का यहाँ से ये 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, पहली बात सही है। सेकेंड बात है, दूसरा, ये पोत 1000 मीटर की गहराई तक गोताखोर की निगरानी और बचाव कार्यों को निष्पादित करने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल संयोजन को सुसज्जित करेगा। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, आईएनएस जो यहाँ पर निस्तार है, ये गहरे जल में बचाव संचय जो है उसका काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर संलग्न पोत के लिए यहाँ पर मदरशिप के रूप में भी काम करेगा, जिससे यहाँ पर संकटग्रस्त पनडुब्बी के कार्मिक बचाव को निकासी से मदद मिले। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर टी। क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई इंडेक्स के संबंध में विचार करना है। नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया और यहाँ पर विगत वर्ष की तुलना में 2025 में सुधार को दर्शाता है। पहली बात, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा तैयार किया गया वित्तीय समावेशन सूचकांक जो संपूर्ण भारत में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापता है ना, तो यहाँ पर बात गलत हो जाएगी क्योंकि नीति आयोग बोल रहा है। सेकेंड बात है, इस सूचकांक का आधार वर्ष 2019 होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एफआई इंडेक्स का निर्माण बिना किसी आधार वर्ष के किया गया था, जिससे यहाँ पर ये समय के साथ वित्तीय समावेशन की दिशा में हितधारकों का प्रतिबिंबित कर सके। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा है, इसके 3 मानदंडों में से पहुंच आयाम को समान सूचकांक या उसके सूचकांक में सबसे अधिक भार दिया गया है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रमुख मापदंडों के आधार पर बनाया गया और पहुंच प्रतिशत को लेकर के 35%,
और उपयोग को लेकर के 45% और गुणवत्ता को लेकर के 20%। तो ये भी बात गलत हो जाएगी, है ना। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा तीनों गलत है यहाँ से। 10वें का पूछा क्या है? 10वें का पूछा है कौन सा यहाँ पर सही है? कोई सही नहीं है, डी। क्वेश्चन 11, अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 के संबंध में विचार करना है। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। पहली बात। 11वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए 11वें का पहला स्टेटमेंट गलत है कि ये भारत इंडोनेशिया के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोला है। ये भारत और सिंगापुर के बीच होगा। सेकेंड बात है, ये अभ्यास टेबल टॉप एक्सरसाइज और यहाँ पर कंप्यूटर आधारित वार गेम के रूप में आयोजित होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा, केवल 2 सही है, तो बी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 12 है, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए INS संध्यायक का सर्वोत्तम वर्णन करना है। तो इसमें कौन सा होता है, कौन सबसे इसका सही वर्णन कर रहा है? देखो आंसर हो जाएगा 12वें का। ये क्या एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया एक बड़ा सर्वेक्षण पोत होगा। बी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा INS संध्यायक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, 13। टूवर्ड्स रेजिलियंस एंड प्रोस्परस सिटीजन इन इंडिया नामक रिपोर्ट के संबंध में विचार करना है। ये रिपोर्ट विश्व बैंक ने नीति आयोग के सहयोग से तैयार की है। पहली बात। 13 का पहला स्टेटमेंट या 13 नंबर का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टूवर्ड्स रेजिलियंस एंड प्रॉस्परस सिटीज एंड इंडिया शीर्षक रिपोर्ट जो है विश्व बैंक और विश्व बैंक द्वारा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की घनिष्ठ सहयोग से तैयार की गई है। तो ये बात गलत हो जाएगी। इस रिपोर्ट का में अनुमान लगाया था कि यहाँ पर भारत की शहरी जनसंख्या 2050 तक लगभग दोगुनी होकर 951 मिलियन पहुंच जाएगी। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर केवल 2, बी यहाँ से सही है 13 का। 14 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है संयुक्त अरब अमीरात के न्यू गोल्डन वीजा प्रोग्राम के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, संयुक्त अरब अमीरात ने आजीवन निवास हेतु भारत के निवासियों के लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीजा प्रोग्राम था, उसका प्रायोगिक शुभारंभ किया हुआ है। पहली बात क्या होगी? 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये सही है। सेकंड, इस नीति के तहत गोल्डन वीजा प्राप्त करने के लिए UAE में संपत्ति या व्यवसाय में निवेश की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। सेकंड बात यहाँ से 14 का करेक्ट होगा। दोनों बात सही है, क्योंकि यहाँ पर इस नीति के तहत आवेदकों को संपत्ति में निवेश या व्यवसाय को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो पहले गोल्डन वीजा के तहत यहाँ पर एक शर्त थी। दोनों बातें सही है। आंसर 14 का सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण पर पूर्व भुगतान शुल्क संबंधी निर्देश है, उसके बारे में विचार करना है। बैंक और अन्य विनिमय ऋणदाता गैर व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु व्यक्तियों को दिए गए फ्लोटिंग रेट ऋणों पर पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लगा सकता है। पहली बात। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, ये नियम 1 जनवरी 2026 को उसके बाद स्वीकृत अथवा नवीकृत किए गए सभी ऋणों पर लागू होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। आंसर क्या होगा? जो ऋण और पूर्व जो भुगतान शुल्क है, दोनों बातें इसको लेकर के करेक्ट है। सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रोहिल्ला मंडेला पुरस्कार के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और यहाँ पर सिद्धांत के अनुरूप मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। पहली बात। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, यह पुरस्कार शांति स्थापना और संघर्ष समाधान के क्षेत्रों में योगदान मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर यह पुरस्कार प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार दिया जाता है और यहाँ पर पहली बार 2015 में प्रदान किया गया था। ठीक है, तो गलत होगा। तीसरा है, वर्ष 2025 का पुरस्कार कनाडा की श्रीमती ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केन्या की श्री कैनेडी ओडेडी को प्रदान किया गया है। तीसरी बात से करेक्ट है। ओनली 1 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से हो जाएगा 16 का ए। 17 नंबर है क्वेश्चन। FIDE महिला विश्व कप 2025 के संबंध में विचार करना है। इस आयोजन में FIDE महिला विश्व कप के इतिहास में पहली बार फाइनल के सभी भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे। पहली बात। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, सही बात है। दूसरा बोला है दिव्या देशमुख FIDE महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला सबसे युवा महिला बनी है, एकदम करेक्ट बात है। ठीक है। तीसरा है
विश्व कप के इतिहास में पहली बार ये टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया गया था। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर फाइड महिला विश्व कप 2025 का आयोजन 5 से 28 जुलाई 2025 में बटुमी जॉर्जिया में किया गया था। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 टू करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, एक बात याद रखना है, ये जो हमने PT 365 के जो MCQs कराए हैं, ठीक है, MCQs अभी कल्चर के हमने कराए थे। कल्चर में यहाँ पर खेल का भी टॉपिक शामिल किया गया था, तो उसको लेकर के फाइड यहाँ पर टॉपिक था। तो उसके कम से कम मैंने 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसी के। तो आपको जाकर PT 65 के जो MCQs मैंने कराए वो जरूर शामिल करना है अपने आप को। ठीक है, आप तो मैगजीन तो पढ़ ही रहे होगे, मैंने भी मैगजीन भी पढ़ाई है, अभी हिंदी की नहीं आई लेकिन। तो जो उसके MCQs है वो मैंने आपको कराए, वो MCQs आप हिंदी में कर सकते हो। काफ़ी अच्छे MCQs है PT 65 के। सर्च करोगे टॉपिक यूट्यूब पर डाल के तो आपको मिलेगा। ये चैनल पे जाके आप जो चैनल पे जाओ और प्लेलिस्ट में जाओ तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन 18 में आते हैं। 18, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रायोजित ग्रासलैंड बर्ड सेंसस के संबंध में विचार करना है। इस सेंसस में ग्रासलैंड में रहने वाले पक्षियों की प्रजातियों की पहचान करने के लिए निष्क्रिय ध्वनिक निगरानी और मशीन लर्निंग उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहली बात यह किया गया है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बात है, इस सर्वेक्षण में ग्रासलैंड में पाई जाने वाली पक्षियों की 43 प्रजातियों को दर्ज किया गया, जिसमें वे प्रजातियां भी शामिल हैं जिन्होंने या जिन्हें IUCN के रेड लिस्ट के बाहर या उसके तहत गंभीर रूप से संकटग्रस्त और संकटग्रस्त सुभेद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 18 का आंसर सी यहाँ से सही है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। ADFALCI वैक्स के संबंध में विचार करना है। यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की जा रही एक यहाँ पर काइमेरिक बहुचरणीय डेंगू वैक्सीन होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 19 का यहाँ से स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एडफालिस्टवैक्स नामक यहाँ पर एक नवीन काइमेरिक और बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है, तो यहाँ पर ये बात गलत होगी। सेकेंड बात है, वैसे पहली बात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा यहाँ पर एडफाल्सीबैक्स जो है मलेरिया वैक्सीन को विकसित कर रही है, ये बात गलत है। गलत क्यों होगी? क्योंकि चिकित्सा अनुसंधान को लेकर मलेरिया वैक्सीन यहाँ पर बोला है डेंगू वैक्सीन है ना, डेंगू वैक्सीन को डेंगू नहीं मलेरिया वैक्सीन होगी, राइट, इस वजह से लेकर के। तो ध्यान रखना एकदम की पॉइंट से क्वेश्चन गलत कर रहा है, बाकी सब बात सही है इसकी। ठीक है, इस वैक्सीन में लेक्टोकोकस लेक्टिक नामक एक यहाँ पर सुरक्षित खास श्रेणी के जीवाणु उपयोग डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, पहली बात गलत थी। तीसरी बात है, काइमेरिक वैक्सीन वह वैक्सीन है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री मिलाकर एक संकर या पुनर्योजित संरचना का निर्माण करना शामिल होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगा। 2 और 3 सही है, आंसर क्या होगा? सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है। ADEETIE योजना के बारे में विचार करना है। ये क्या है देखते हैं इसको। पहली बात यहाँ से, ये असेसमेंट इन डिप्लॉयिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इज इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये योजना MSME मंत्रालय के पहले और यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BE द्वारा कार्यान्वित होगी। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो होगी ये योजना 1000 करोड़ के बजटीय प्रावधान के साथ विद्युत मंत्रालय की एक पहल होगी, न कि BE द्वारा कार्यान्वित होगी, तो ये बात गलत होगी। और ये BE द्वारा इसका कार्यात्मक किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मंत्रालय होगा इसका, ये विद्युत मंत्रालय होगा इसमें। ठीक है, पहली बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर MSME मंत्रालय इसमें नहीं होगा। इस योजना के तहत ऊर्जा दक्षता परियोजना हेतु यहाँ पर की गई यहाँ पर ऋण है सूक्ष्म लघु उद्यम के लिए 5% तथा मध्यम उद्यम के लिए 3% ब्याज छूट प्रदान करेगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, तो बी आंसर है 20 का। क्वेश्चन 21 है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के संबंध में विचार करना है। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल स्थल की संख्या में अधिक होंगे इससे। पहली बात क्या होगी? 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पहले से लेकर, क्योंकि भारत में वर्तमान में 44 यहाँ पर विश्व धरोहर स्थल, जबकि यहाँ पर टेंटेटिव लिस्ट में जो भविष्य में नामांकन के लिए अनिवार्य शर्तें हैं इसके तहत यहाँ पर 70 स्थल शामिल है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर भारत विश्व के 6ठे स्थान पर यहाँ पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रथम स्थान पर होगा। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर
इसके साथ यहाँ पर विश्व धरोहर इस संख्या के आधार पर भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर होगा, तो ये बात भी गलत है। तीसरा, मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के साथ साथ भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। तीसरी बात करेक्ट होगी। ओनली 3 करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर होगा 21 का। 22, एकीकृत वन्यजीव पर्यावरण विकास योजना के संबंध में विचार करना है। ये वन्यजीव संरक्षण के क्रम में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी। पहली बात, 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूचित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों तक ही सीमित होगा। सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये गलत हो जाएगी, इस तक सीमित नहीं होगा, जबकि यहाँ पर इसकी मुख्य गतिविधियाँ होंगी, जैसे कि यहाँ पर वन्यजीव पर्यावरण पर्यावरण का सुधार करना, वन्यजीव संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को देखना और मानव वन्यजीव संघर्ष का सम्मान करना। ठीक है, तो ये सब तो सेकेंड बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, ये योजना जो है ये इस योजना के तहत गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों हेतु रिकवरी प्रोग्राम के साथ संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी वन्यजीव संरक्षण समर्थन करना शामिल होगा। तीसरी बात करेक्ट है। एक और 3 सही है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 और 3 ये यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, परिसंकट में और यहाँ पर अन्य अपशिष्ट प्रबंधन सीमा पर संचलन के बारे में विचार करना है। इसके तहत अलव धातुओं तथा इसके मिश्र धातु स्क्रैप हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR लागू किया गया है। पहली बात, 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही बात है। और ये जो होगा, ये जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिसंकट और यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन सीमा पर संचालन अनुसूचित किया गया और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी भी होगा ये। ठीक है। सेकेंड बात है, EPR ढांचे के अंतर्गत उत्पादक और पंजीकृत रिसाइकल से EPR प्रमाण पत्र खरीदकर अपने पुनर्चक्र दायित्व को पूरा कर सकेंगे। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, संशोधित नियम में अलव धातुओं से बने उत्पाद के लिए क्रमिक रूप से बढ़ते पुनर्चक्रण तथा लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसे यहाँ पर 26-27 में 10% से शुरू करके वर्ष 2032-33 तक 75% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, जो धातुओं से बने उत्पाद उसको लेकर के यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड दे रखा है, तीनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा 23 का। 24 है, हाल ही में समाचारों में रहा माउंट सिलो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कहाँ अवस्थित है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ अवस्थित है? आंसर जाएगा 24 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये अवस्थित है कहाँ पर? टर्की का अनातोलिया क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अनातोलिया क्षेत्र में टॉरस पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर वन झील के दक्षिण पूर्व में अवस्थित होगा। इराक सीमा के पास हक्कारी प्रांत में इसकी ऊंचाई लगभग 4135 मीटर है और माउंट जो अरारात है ये 5133 मीटर के बाद ये तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद तंत्र होगा। सी यहाँ से करेक्ट होगा। 25 नंबर है, अटल पेंशन योजना के बारे में विचार करना है। आयकर का भुगतान करने के लिए या करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं है, जो 2022 से प्रभावी होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसके तहत यहाँ पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम अंशदान अवधि 20 वर्ष है, चाहे व्यक्ति किसी भी आयु में इसे शामिल हो। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर अंशदान अवधि की गणना न्यूनतम अंशदान अवधि 20 वर्ष होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो लाभार्थी की आयु हो उस पर निर्भर मासिक अंशदान राशि नामांकन की आयु को लेकर के चयनित की जाएगी। ठीक है, और प्रशासनिक निकाय योजना फरडा द्वारा प्रशासित और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ढांचे के तहत संचालित होगी। ठीक है, तो ये बात इसकी गलत होगी, तीसरी वाली। राइट, आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, यहाँ से आंसर होगा। 26 नंबर है, हाल ही में समाचारों में रहे एस पर जिलोसिस रोग उत्तरदायी है किसके लिए? आंसर हो जाएगा 26 का, ये हो जाएगा मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला एक फंगल मोल्ड है ना। आंसर 26 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 27 है, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट के बारे में विचार करना है। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट जो है RBI द्वारा नीलामी के माध्यम से अतिरिक्त तरलता बढ़ाने हेतु उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण होगा। पहली बात 27 के यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बात इसलिए गलत है क्योंकि जो
वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट है। ये भारतीय रिजर्व बैंक का उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उद्देश्य नीलामी आधारित संचालन के माध्यम से जो अतिरिक्त तरलता होती है, अतिरिक्त यहाँ पर लिक्विडिटी होती है, उसको अवशोषित करना होता है। इसमें पर बैंक की बोली की प्रक्रिया के माध्यम से अल्पकाल आरबीआई के पास वेरिएबल ब्याज दर पर धन जमा करते हैं। पहली बात गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड बात है रिवर्स रेपो दर आरबीआई द्वारा निर्धारित वह निश्चित दर होती है जिस पर बैंक बिना किसी बोली प्रक्रिया के अपनी अतिरिक्त धनराशि जमा करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली टू करेक्ट है, बी आंसर होगा 27 का। 28 है अक्सर समाचारों में रहने वाला कोडेक्स एलिमेंटेरियम मेंटेरियस किससे संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा ये संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक से, ठीक है। कोडेक्स यहाँ पर एलिमेंटेरियस जिससे यहाँ पर समानता फूड कोड भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों दिशा निर्देश के आचार संहिता का एक यहाँ पर संग्रह जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और वैश्विक खाद्य व्यापार में निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करना होगा, ठीक है। इन मानकों में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा अपनाया गया जिसमें 188 सदस्य देश और एक संगठन यूरोपीय संघ तथा यहाँ पर 230 से अधिक पर्यवेक्षक संस्थाएं जिसमें अंतर सरकारी और गैर सरकारी संगठन संयुक्त रूप से एजेंसी ग्रुप में सम्मिलित होंगी। तो याद रखना है आंसर 28 का ए यहाँ से करेक्ट होगा। 29 मशीन विजन आधारित यहाँ पर जो निरीक्षण प्रणाली है MVIS उसके संबंध में विचार करना है। पहली बात है ये AI या ML आधारित जो वेबसाइट होते हैं प्रणाली वो उससे चलती जो ट्रेन है उसके अंडर गियर उच्च गति रेजोल्यूशन इमेज देते हैं, साथ ही हैंगिंग लूज और मिसिंग कंपोनेंट का पता लगाने में भी सक्षम करते हैं। पहली बात 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहली बात 29 का करेक्ट है, ठीक है। दूसरा भारतीय रेलवे ने रोलिंग स्टॉक की स्थिति की निगरानी के लिए क्रमशः MVIS इंस्टॉलेशन हेतु डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ से इसकी सही हो जाएगी, दोनों बातें एकदम करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है इंडिका और जापोनिका चावल के संबंध विचार करना है। इंडिका चावल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्य अक्षांश या निम्न तंगुता में उगाया जाता है, जबकि जापोनिका चावल मुख्य रूप से शीतोष्णकटिबंधीय उच्च क्षेत्र में और अक्षांश में तंगुता के साथ उगाया जाता है। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड जापोनिका चावल के दाने सामान्यतः छोटे और गोल दाने के साथ साथ इसमें एमाइलोज की मात्रा कम होती है तथा इसमें चावल के दाने झड़ने या सेटरिंग की प्रवृत्ति कम होती है, ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो इनका कम होने के साथ साथ एमाइलेज की मात्रा करीब यहाँ पर 0 से 20% के बीच होती है और इसमें पकने के बाद इनकी बनावट चेंज हो जाती है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन 31 प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के संबंध में विचार करना है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर निषेचन के पश्चात किया जाता है तथा इसमें जनकों के न्यूक्लियर जीनोम को स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वाले दाता अंडाणु को स्थानांतरित किया जाता है, शामिल होता है। पहली बात 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर द्वारा निर्मित भ्रूण को जैविक यहाँ पर जो जनक होते हैं उससे माइटोकॉन्ड्रिया DNA तथा दाता स्थिति से न्यूक्लियर DNA प्राप्त होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि इस प्रक्रिया में परिणाम स्वरूप विकसित भ्रूण को न्यूक्लियर DNA जैविक जनकों में प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल DNA मुख्यतः दाता अंडाणु से विरासत में मिलता है। सेकेंड बात गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है। 32 है 32 नंबर क्वेश्चन हाल ही में समाचारों में रहा करियवचल्ली द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का सी मन्नार की खाड़ी, यहां से इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 33 नंबर में। 33 है UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसके तहत यहाँ पर फ्रंटियर रिपोर्ट है 2025 के बारे में विचार करना है। ये बोला है 1990 के दशक से 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोगों के यहाँ पर बीच ताप संबंधी मृत्यु दर लगभग 85% की वृद्धि हुई है। पहली बात 33 का यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात है संकट में ताप स्तरों के प्रति जोखिम संपर्क की वृद्धि उस कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में अधिक तीव्र गति से होने की आज संभावना होगी। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है। दोनों बातें यूएनईपी की फ्रंटियर रिपोर्ट्स के बारे में एकदम सही बता रहा है ना, एकदम फैक्चुअल पॉइंट है इसकी, जो रिपोर्ट में दिए गए थे वो पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं। आंसर क्या होगा? 33 का दोनों करेक्ट है तो सी यहाँ से सही आंसर है। 34 है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 में से विचार करना है। वर्ष 1970 में सभी प्राकृतिक आर्द्रभूमि प्रकारों में
पर लिखित ह्रास दर्ज किया गया और औसत वार्षिक ह्रास दर लगभग 0.52% रहा है। पहली बात क्या होगी, 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इस आकलन में 11 व्यापक आर्द्रभूमि प्रकारों का आकलन किया गया है, जिसमें पीटलैंड, मैंग्रोव, प्रवाल, भित्तियाँ, नदियाँ, झीलें और सीग्रास मेडोज सम्मिलित होते हैं। ये भी बात इसकी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। सी क्या होगा, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 के बारे में दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। 35 है, जिलोंग संधि के संबंध में विचार करना है। ये संधि AU के US पिलर 1 के अंतर्गत आगामी 50 वर्षों के लिए ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सहकारिता हेतु एक द्विपक्षीय ढांचा स्थापित करेगी। पहली बात, 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नाभिकीय ऊर्जा चालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग को संधि होगी, जिसे जिलोंग संधि कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया तथा यूनाइटेड जो किंगडम के मध्य यहाँ पर द्विपक्षीय संधि से AU के US पिलर 1 के अंतर्गत दीर्घकालिक सहकारिता हेतु संपन्न किया गया था, जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में नाभिकीय ऊर्जा चलित पनडुब्बियों को प्राप्त करना और सुगमता बनाना। चूंकि संधि का अमेरिका जो न पक्षकार संयुक्त राज्य नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से गलत हो गई। सेकेंड बात है, इस संधि में पनडुब्बियों के डिजाइन, निर्माण, परिचालन, रखरखाव, निपटान समस्त चरणों में सहकारिता को सक्षम बनाएगी। ये बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर है। 36 नंबर है, बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में विचार करना है। इनका गठन राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक विकास कार्यक्रम संबंधी कार्यपालिका की समीक्षा के लिए किया गया था। पहली बात, 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसने ग्राम और जिला स्तर पर 2 पंचायती राज स्तर जो है उसकी व्यवस्था की सिफारिश की थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से 36 का ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी, सिफारिश की थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, ये यहाँ से 36 का करेक्ट आंसर होगा। एक बात। 37 नंबर है, निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार करना है। पहली बात है, त्रिस्तरीय पंचायत का राज्य व्यवस्था विकेंद्रीकरण के लिए जिलों को यहाँ पर प्रथम इकाई बनाना और पंचायती चुनाव के स्तरों पर राजनीतिक दलों की औपचारिक भागीदारी और पंचायती राज व्यवस्था को लेकर संवैधानिक मान्यता। इनमें से कितनी सिफारिशें अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर। ये केवल 3 होगा इसमें से, है ना, केवल 3 की गई थी। तो यहाँ से जो इसमें बोला है कि पंचायती, इसमें जो 3 सिफारिशें वो की गई थी, लेकिन यहाँ पर एक जो इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, ये आपका 37 में एक तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिस्तरीय को लेकर के अस्वीकार कर दिया, जो 2 स्तरीय को लेकर सिफारिश की थी, जिसमें से आपका हो जाएगा इसमें देखो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ पर ये बात गलत होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो अशोक मेहता समिति है इसने यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था और 2 स्तरीय व्यवस्था को सिफारिश लागू की थी, जिला स्तर पर और यहाँ पर मंडल पंचायत को लेकर के, है ना। तो ये बात गलत होगी, बाकी 2 और 3 स्टेटमेंट इसका सही होगा, 2 बातें। क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। GV के राव समिति, ML सिंघवी समिति और गाडगिल समिति, इनको उनके गठन के अनुसार कालक्रम के अनुसार लगाना है क्वेश्चन। ठीक है, ये UPSC कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट पेपर में बनाया गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन UPSC ने नहीं पूछा है कभी। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा 38 का, कर लेते हैं फिर भी। तो देखो GV के राव जो समिति है 1985, ठीक है, 1985, ML सिंघवी समिति 1986, 1986 और गाडगिल समिति 1988। ठीक है, अब 5, 6, 8 सीरियल से लगे हुए, तो 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा। 39 है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के संबंध में विचार करना है। इस अधिनियम द्वारा एक नया भाग 9A जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 243 243A से 243O तक प्रभावी प्रावधान शामिल है। पहली बात क्या होगी, 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में भाग 9A नहीं, बल्कि यहाँ पर भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 9A नहीं, भाग 9A जो था ये आर्टिकल 243P से लेकर 243G तक, ZG तक जोड़ा गया था। तो ये बात गलत होगी। सेकेंड बात है, इसने संविधान में 11वीं सूची को सम्मिलित किया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात है, इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और राज्यों के नियमित चुनाव कराने की अनिवार्य बनाया था इसको। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। चौथा, इसने संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत नीति निर्देशक तत्व के रूप में परिवर्तित करके मूल अधिकार बना दिया था।
चौथी बात यहाँ से गलत है क्योंकि आर्टिकल 40 आज भी यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व सिद्धांत है उसमें शामिल है। और 73वें संविधान संशोधन में से मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान नहीं किया गया था, बल्कि इसे व्यवहारिक और क्रियान्वित रूप से किया गया था। तो ये बात गलत होगी और 2 और 3 इसका स्टेटमेंट सही होगा, बी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में पंचायतों की अवधि के संबंध में विचार करना है। प्रत्येक स्तर पर पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। पहली बात 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, यदि कोई पंचायत अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर दिया तो उसे भंग की तिथि से 1 वर्ष के अंदर चुनाव नहीं कराने होंगे, आवश्यक होते हैं। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 243E उसका 3 उसका A उसके अनुसार पंचायत को उसके 5 वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर दिया जाता है तो ये 6 माह के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य होता है। तो ये बात गलत होगी। ठीक है, बोला कि तिथि से 1 वर्ष के भीतर, तो गलत हो जाएगा। तीसरी बात है, यदि भंग की गई पंचायत की शेष अवधि 6 माह से कम है तो नई पंचायत के गठन के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट। चौथा, समय से पूर्व भंग होने के बाद गठित पंचायत केवल उतनी ही अवधि के लिए कार्य करेगी जितनी अवधि के लिए यहाँ पर भंग पंचायत काम करेगी, है ना। चौथी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1, 3, 4 यहाँ से सही है, तो सी बात यहाँ से इसकी 3 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 41 है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में विचार करना है, अनुच्छेद और प्रावधान। देखते हैं 41। पहली बात है 243A है, ये ग्राम सभा का प्रावधान करता है जो पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित होता है। पहली बात सही है। सेकंड है 243 जो डी है ये भी आपका सही होगा क्योंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का संबंधित होगा। ठीक है। 243 जो आई है ये यहाँ पर गलत है क्योंकि पंचायतों के वित्तीय जो स्थिति होती है उसकी समीक्षा और राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करेगा, ना कि चुनाव आयोग का। तो बात गलत है। 243 के पंचायत के चुनाव में संबंधित तथा राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है, वित्त आयोग का नहीं। तो ये बात गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 और 2 ये सही आंसर होगा। ठीक है, 1, 2 सही है, तो 41 का आंसर बी बात सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, ग्रामीण विद्युतीकरण, भूमि संरक्षण, वाटर सेट डेवलपमेंट, सामाजिक वानिकी, ठोस जो अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रामीण आवास, इनमें से बोल रहे क्या बोला देखते हैं। इनमें से कितने जो हैं भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किए गए हैं। आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर यहाँ से। इसमें केवल किए गए 5, है ना। यहाँ पर कितने शामिल किए गए, इसमें 5 यहाँ पर केवल शामिल किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो भूमि संरक्षण, ठीक है, वाटर सेट डेवलपमेंट और सामाजिक वानिकी, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ऐसा कोई यहाँ पर विषय नहीं है, ये 12वीं सूची के अंतर्गत आता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। 5 बात यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित पर विचार करना है, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों को सभी सीटों का प्रत्यक्ष निर्वाचन। पहली बात यहाँ से यह है। दूसरा, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्यों को मताधिकार, और मध्यवर्ती जिला स्तरों को पंचायती अध्यक्ष के पद को लेकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इनमें से कितने बोला है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनिवार्य रूप से प्रावधान होंगे इसके। करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का, ये सभी प्रावधान इसके होंगे, है ना, सभी तीनों पर क्या इसके प्रावधान होंगे, अनिवार्य प्रावधान है। सी करेक्ट है। 44 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, राज्य विधानमंडल पंचायतों द्वारा लेखों के रख रखाव तथा ऐसे लेखों की परीक्षा या लेखा परीक्षा संबंधित प्रावधान कर सकता है। पहली बात यहाँ से 44 का स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड बात है, सेकंड बोल रहा है, भारतीय संविधान का भाग 9 प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है, लेकिन राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकता है कि वे किसी केंद्र शासित प्रदेश पर ऐसे अपवादों और संशोधनों के लागू होंगे जहां वे निर्दिष्ट कर सकेंगे। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है, भारतीय संविधान का भाग 9 जो है प्रावधान नागालैंड और मेघालय के मिजोरम राज्य से लागू नहीं होंगे। मतलब कहने का कि भारतीय संविधान का जो भाग 9 है इसके प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों पर लागू नहीं होंगे। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही है, आंसर डी। क्वेश्चन 45 है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के बारे में विचार करना है। पहला, यह अधिनियम भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू होंगे। पहली बात 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक यहाँ पर जो विस्तार होगा इनका अधिनियम 1996 को संविधान के भाग 9 पंचायती राज के प्रावधानों को उपयुक्त संशोधन
और विशेष रूप से 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में यहाँ पर विस्तारित करने और उद्देश्य को लेकर अधिनियमित किए गए हैं। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिज अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश अनिवार्य होगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तो ओनली 2 बात करेक्ट है, कि पहली बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 यहाँ से सही है। 46 नंबर है, भारत के संविधान किस अनुच्छेद के संबंध में अनुच्छेद और उनकी विषय वस्तु, इसके बारे में विचार करते हैं। अनुच्छेद और यहाँ पर विषय वस्तु। पहली बात है 244 यहाँ से ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है 244A असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर स्वयं राज्य का गठन करना, सही बात है। 339 अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण पर संघ का नियंत्रण, तीनों बातें करेक्ट है। 46 का आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनकी उन्नति सलाह देने के लिए एक यहाँ पर जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होता है। पहली बात 47 का पहला करेक्ट है। सेकेंड है, जनजातीय सलाहकार परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3/4 राज्य विधानसभा को अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3/4 राज्य विधानसभा से अनुसूचित जनजातियों के जो प्रतिनिधि होते हैं उसमें होने चाहिए। इससे यहाँ पर सलाहकारी निर्णय लेने में जनजातीय प्रतिनिधित्व की गारंटी मिलती रहती है ना। तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी, 30 सदस्य इसमें नहीं होते हैं। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है 47 का, तो ए यहाँ से आंसर है। 48 भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत गठित जिला परिषद के संबंध में विचार करना है। एक जिला परिषद में 20 सदस्य होते हैं। पहली बात 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। इसके सभी सदस्य वैश्य मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 30 सदस्य में से 26 यहाँ पर वैश्य मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं और 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तीसरी बात है, इसके सभी सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर धारण करते हैं। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समानता 5 वर्षों का होता है, जब तक परिषद भंग न हो, जबकि मनोनीत सदस्य राज्यपाल की इच्छा के अनुसार पद धारण करेंगे। ठीक है, तो तीसरी बात गलत होगी, तीनों बातें गलत हैं यहाँ से। 48 का आंसर क्या पूछ रहा है, देखते हैं। 48 में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही है, तो कोई सही नहीं है। 49 निम्नलिखित पर विचार करना है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इनमें से कितने भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र यहाँ पर घोषित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर, केवल 3 यहाँ पर घोषित किए गए हैं। ठीक है, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला और क्षेत्रों को केवल निम्नलिखित 4 यहाँ पर राज्यों में गठित किए गए थे, जैसे कि यहाँ पर आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर 3 सिर्फ इसके करेक्ट होंगे, होना चाहिए था मिजोरम। ठीक है, 3 सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 50 है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संबंध में विचार करना है। भारतीय संविधान के भाग 7 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित होगा। पहली बात 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भारतीय संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241 तक होंगे, भाग 7 में नहीं। सेकेंड बात है, संविधान ने केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें प्रशासन के में पूर्ण यहाँ पर एक रूपता प्रदान की है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेशों में संवैधानिक रूप से एक यहाँ पर श्रेणी में आएंगे और फिर भी यहाँ पर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था एक रूपता नहीं होती है। ठीक है, तीसरा, वर्तमान में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में उपराज्यपाल की कार्यपालिका प्रमुख होती है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लद्दाख में उपराज्यपाल कार्यकारी प्रमुख रूप से होते हैं, जबकि चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और यहाँ पर दमन दीव में प्रशासक द्वारा किया जाता है, ना कि उपराज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो याद रखने बात है। तीसरी बात इसकी करेक्ट है, एक बात सिर्फ इसकी सही है, कौन सी? तीसरे नंबर की। तो 50 का आंसर ए यहाँ से सही है। 51 है, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में राष्ट्रपति की विनियामक शक्तियों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहली बात है, यह बोले राष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति तथा सुशासन के लिए विनिमय बना सकता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात है, राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया विनिमय संसद के अधिनियम के समान ही
बल पर प्रभाव रखता है। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट होगी। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गया विनियम कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संसद के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त या संशोधित कर सकता है। तीसरी बात भी इसकी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से क्या होगी, एकदम सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 1 2 3, तीनों बातें करेक्ट हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर जो दृष्टि का टेस्ट नंबर 13 था, मेंटरशिप का टेस्ट नंबर 13, उसको हम लोग ने यहाँ पर कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 51 तक। राइट, अभी हम लोग आगे देखेंगे इसको 52 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे, जो पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे उसमें। ठीक है, जितने भी यहाँ पर देखो टॉपिक आए हैं, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के, है ना, ये सब ये देखना है आपको। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची क्या बताती है, इसके बारे में एक चीज़ें जाके पढ़नी है। राइट, और यहाँ पर जैसे कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासन है उसके बारे में आपको पढ़ना है, क्या क्या होते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची क्या क्या बताते हैं। तो जितने भी यहाँ पर टॉपिक आए हैं इनको आपने क्वेश्चन तो कर लिए, अब इनको जाकर टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, डीप में आपको जाकर जो भी आपके पास नोट सिलेबस है उसको लेकर के, तब आपके 50 क्वेश्चन आपको डीप में समझ आएंगे कि हाँ क्या चीज़। अगर मान लो क्वेश्चन से पूछेगा तो सेम क्वेश्चन ही पूछ सकता है, शायद सेम पूछे लेकिन जरूरी कि सेम ही पूछे। तो आप इन सब टॉपिक को भी कवर करो तो आपका तब टेस्ट अच्छा होगा, अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको। और सुबह मैंने कराया हुआ है यहाँ पर अपना यूकेटी चैनल का जो टेस्ट नंबर 2 फुल लेंथ का, वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि शाम तक आज बजट का भी एक पार्ट लेके आऊँ, और यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको भी यहाँ पर PT CET का पार्ट 1 कराऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी मैं डेली टारगेट स्टार्ट करने वाला हूँ उसको भी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।